स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे चैनल साइंस टू टेक्नोलॉजी में। मैं अनुपम विपुल आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आज के शो रॉकेट मंडे में। आज हम लोग बात करेंगे जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप का अपडेट के बारे में। ये वीडियो बनाया जा रहा है 23/9/2022 को। तो आइए समझते हैं कि हाल फिलहाल में क्या हुआ। तो मैं फोकस कर रहा हूँ प्लैनेट्स पे क्योंकि बाकी चीज़ उतना इंटरेस्टिंग नहीं है मेरे लिए। तो मेन है जुपिटर। तो जुपिटर पे इधर पे फोकस किया गया और ये जो आप बैंड स्पेक्ट्रम पिक्चर देख रहे हैं इसमें कई सारे बैंड मिक्स किए गए हैं क्योंकि JWST जो है इंफ्रारेड में दिखता है। इंसानी आँख इंफ्रारेड में नहीं दिखता, तो ये फ़ॉल्स कलर इमेज है। तो कोशिश की जाती है स्पेक्ट्रम को एक-एक स्लॉट दे दिया जाए, कलर टोन दे दिया जाए ताकि रिप्रोडक्शन अच्छे से हो सके। तो F306M रेड कलर इसमें जो इस्तेमाल हो रहा है, F21N मतलब ये सब फ़िल्टर व्हील में जो फ़िल्टर्स इस्तेमाल किए गए हैं वो सब क्या है, उसका येलो ग्रीन टोन दिया गया है एंड F150W2 उसको सायन कलर दिया गया है। तो इसीलिए आप लोग बोल रहे हैं कि भैया इंफ्रारेड है तो कलर क्यों है? बात ये है कि इंफ्रारेड को सिर्फ ऐसा नहीं कि इंफ्रारेड का फोटो खींचा जाता है। इंफ्रारेड है तो फ़िल्टर से उसका बैंड नैरो किया जाता है। मतलब अगर इतना बड़ा कैप्चर कर सकते हैं, ये कैप्चर करेंगे, फिर ये कैप्चर करेंगे, फिर ये करेंगे। जैसे आप देख लीजिए कि हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में ऐसा थोड़ी होता है कि रेड जहाँ है वहीं पे ब्लू है, रेड, ब्लू ऐसे एक स्पेक्ट्रम में है। तो आप कैमरा क्या करता है उसको अलग-अलग जाता है। ये सेक्टर में सिर्फ ग्रीन जाएगा, ये सेक्टर में सिर्फ रेड जाएगा। अगर आपके पास मोनोक्रोमैटिक सेंसर है, यानी कि सेंसर आपका ब्लैक एंड व्हाइट है, यानी सिर्फ ऑन ऑफ बताता है, तो आप उसके आगे फ़िल्टर व्हील लगाते हो। तो ये सब फ़िल्टर व्हील कर के साइंटिफिकली स्टडी की जाती है और वो आम पब्लिक को समझाने के लिए वो इन्फॉर्मेशन को कलर कोड कर दिया जाता है। और साइंटिस्ट लोग भी कलर कोड करते हैं क्योंकि कई सारी चीज़ आपको फुल मतलब स्ट्रक्चर देखना है, तो ऑब्वियसली आपको उसको कलर मतलब फुल इमेज में ही देखना पड़ेगा। तो यही समझिए वेब का नियर कैम का इस्तेमाल करके कंपोजिट बनाया गया है और ये समझिए कि देखने में कोई खास बड़ी बात नहीं लगेगा। रंग थोड़ा-सा अलग है लेकिन कोई खास बड़ी बात नहीं। बात तिगड़म ये है कि ये बहुत गहराई में उतर रहा है। ये मतलब अगर इसको आप किसी ऑप्टिकल टेलीस्कोप के आउटपुट से देखेंगे तो ये जितनी गहराई में उतर रहा है ये थोड़ा अलग बात है। ये डेटा बहुत अंदर से आ रहा है। क्यों? क्योंकि ये इंफ्रारेड स्पेक्ट्रम से है। तो इस डेटा और ऑप्टिकल डेटा को मिला के अगर आप स्टडी करते हैं तो इस प्लैनेट का बहुत सारा सब स्ट्रक्चर समझ में आता है। यानी कि सरफेस के अंदर क्या हो रहा है। और रहा बात ऑब्वियसली ऐसा नहीं कि एकदम कई हज़ार किलोमीटर नीचे आप जा रहे हो, लेकिन एक पूरा एटमॉस्फेयर जो है, चूँकि गैस जायंट है, तो एटमॉस्फेयर बहुत नीचे तक जाता है। तो एटमॉस्फेयर में काफ़ी अंदर तक कि कहाँ पे हीट ज़्यादा है, कहाँ पे हीट कम हो रहा है, कहाँ पे ये रिफ्लेक्ट कर रहा है, कहाँ पे अरोराज़ का ग्लोज़ कहाँ तक जा रहा है। दिख रहा है अरोरा का ग्लो ये आर्टिफैक्ट नहीं है, वो एक्चुअली उतना बड़ा है। तो बहुत सारा चीज़ क्लियर होता है और ऐसे ही करके मल्टीपल इंस्ट्रूमेंट का डेटा मिला के आप और अच्छे से अपने मॉडल्स बनाते हो। तब जाके कल को आप बोल सकते हो कि जुपिटर का एटमॉस्फेयर ऐसे है, उसमें ये साइकल्स चलते हैं। तो ये आप और हमारे लिए बस एक इमेज है। लेकिन साइंटिस्ट के लिए ये इमेज को और डेटाबेस में जोड़ के और अच्छी अंडरस्टैंडिंग ली जाएगी। इसीलिए कभी सिर्फ एक वेदर सैटेलाइट पे नहीं काम चलता है, कई 100 वेदर सैटेलाइट लग जाते हैं। तो बात वही समझिए, ये ऐसे ही समझिए कि हम लोग और अच्छे से अंडरस्टैंडिंग कर रहे हैं। क्योंकि ये देखने में लग रहा है सरफेस लेवल लेकिन ये एक्चुअली बहुत अंदर का फोटो है। क्योंकि मतलब इंफ्रारेड काफ़ी डीप पेनिट्रेट करता है। अब आते हैं नेपच्यून पे। तो नेपच्यून पे ये समझिए कि ये बहुत बड़ी बात हो गई नेपच्यून पे क्योंकि नेपच्यून का जो फ़ोटो था, ढंग का आखिरी फ़ोटो लिया गया था वोयेजर 2 लिया था 1989 पे। तो लगभग ये 30 साल पहले की बात की जा रही है और ये आपका हबल से आगे जो कि सिर्फ़ ब ब्लू डॉट दिख रहा है। तो हिसाब ये समझिए कि ये वेब से लिया गया है 2022 में। तो बोलेंगे यार उतना हाई रिज़ॉल्यूशन तो नहीं है। बात ये समझिए कि जेम्स वेब टेलीस्कोप में रिज़ॉल्यूशन अलग-अलग इंस्ट्रूमेंट का अलग-अलग है। कुछ इंस्ट्रूमेंट बहुत हाई रिज़ॉल्यूशन है। लेकिन जो इंफ्रारेड इंस्ट्रूमेंट्स हैं, जो डीप इंफ्रारेड में जाते हैं, वो उतने हाई रेज़ोल्यूशन नहीं है, फिज़िक्स अलाउ नहीं करता है। इसीलिए ये आपको लगेगा कि यार वो तो थोड़ा ज़्यादा ब्लॉची लग लेकिन उसमें डिटेल देखिए क्या दिख रहा है। आपको प्लैनेट में यहाँ सिर्फ़ एक कलर का ब्लॉब दिख रहा है, उसमें आपको दिख रहा है कि स्ट्रक्चर्स क्या-क्या हैं, मतलब ये जो क्लाउड स्ट्रक्चर है, इसका टेम्परेचर अलग है, वो दिख रहा है। डस्ट रिंग इल्यूमिनेट हो गया, वो दिखने लग गया। इसी से समझिए, इसीलिए वो थोड़ा लगेगा कि अरे थोड़ा ब्लरी नहीं है, ब्लरी नहीं है, वो बात है इंस्ट्रूमेंट ही मतलब वो इंफ्रारेड का लिमिट है कि वो उतना हाई रेज़ोल्यूशन का मतलब आप समझिए जो हाई मिड इंफ्रारेड में है हाई बैंड में है, वो आपको आराम से 20 मेगापिक्सल दे रहा है। जो आपका लो इंफ्रारेड में जो कि बहुत सेंसिटिव है, वो सिर्फ 2 मेगापिक्सल का होता है। तो इसीलिए वो थोड़ा-सा लग सकता है कि यार थोड़ा-सा ब्लॉची नहीं है, लेकिन ये बहुत बड़ा इसीलिए बोले ना आप मेन फ़ोकस कीजिए कि भैया डस्ट रिंग इसमें दिख जा रहा है, जो कि हबल बना भी नहीं पा रहा था और वोयेजर में भी उतना क्लियर नहीं दिख रहा था। तो समझ लीजिए कि इतना दूरी से वोयेजर तो समझिए उसके पास से निकला है, तब हम लोग उस लेवल पे पिक्चर ले आए। मतलब ये लाग्रांज पॉइंट से, ये बहुत बड़ी बात है। डस्ट रिंग आईआर इंफ्रारेड में दिख जा रहा है और जो ट्राइटन इसका जो मून है ये मून समझिए वहाँ 14 मून है, उसमें से एक सबसे बड़ा मून है और इसमें जो बोलेंगे ये इतना ग्लो क्यों कर रहा है? बात है कि इससे सन का लाइट रिफ्लेक्ट कर रहा है। क्यों रिफ्लेक्ट कर रहा है? क्योंकि इसमें फ्रोज़न नाइट्रोजन का आइस है, पूरी तरह मतलब इसका सरफेस जो है पूरी तरह से फ्रोज़न नाइट्रोजन का है, तो ये बहुत बढ़िया रिफ्लेक्टर है, 70% ही रिफ्लेक्ट कर दे रहा है। इसीलिए ये इतना ब्राइट है मतलब जो कि ये यहाँ पे प्लैनेट है, ये इतना ब्राइट है कि ये ऑलमोस्ट डिफ्रैक्शन स्पाइक क्रिएट कर रहा है। मैंने आपको पहले बताया था कि जेम्स वेब टेलीस्कोप में जो भी चीज़ में डिफ्रैक्शन स्पाइक आ रहा है, या तो वो बहुत ज़्यादा ब्राइट है या बहुत ज़्यादा नज़दीक है, ये दोनों है। मतलब कि
जेम्स वेब टेलीस्कोप बनाया गया कि दूर का गैलेक्सी देखने के लिए, जो कि मिलियंस ऑफ लाइट ईयर्स में हो सकता है। ये जनाब जी तो लाइट ईयर के अंदर ही है ना, तो बहुत नज़दीक है और प्लस पूरा सन का लाइट रिफ्लेक्ट कर रहा है, तो बहुत ब्राइट है। तो ये नेपच्यून में भी काफ़ी सारा चीज़ डिटेल क्लियर हो गया। मतलब समझिए वॉयेजर का जो डिटेल था, उसमें आप थर्मल स्पेक्ट्रम को ऐड करेंगे तो आपके पास और डेटा आ जाएगा कि हाँ, उसमें डस्ट रिंग का डिटेल ऐड करेंगे और अच्छा से अंडरस्टैंडिंग मिलेगा। तो ये भी एक नया इन्फॉर्मेशन ले आया जो समझने में मदद करेगा कि गैस जायंट कैसे एक्चुअली चल रहा है। और ये बहुत सस्ते में निपटा दिया, क्योंकि मतलब जो टेलीस्कोप है वो तो आपको वहाँ जाने की भी ज़रूरत नहीं है, तो दूर से ही काम निपटा दे रहा है। अब बोल रहे हैं ना, मतलब वॉयेजर 2 जो कि जाके नहीं खींच पाया है, ये दूर से खींच लिया, भाई हम सँभाल लेते हैं, हम यहीं से सँभाल लेते हैं। तो नेपच्यून के बारे में अब आया। अब आते हैं तो मार्स के बारे में, जिसमें सबसे ज़्यादा इंटरेस्टेड है। तो मार्स पे तो ऑब्वियसली सारे कैमरा का इस्तेमाल किया जा रहा है। नियर कैमरा और नियर स्पेक्ट्रोग्राफ कैमरा, तो ये जो आप देख रहे हैं ना, ये स्पेक्ट्रम आउटपुट है, ये स्पेक्ट्रम कैमरा से लिया गया। ये 5 सितंबर को लिया गया था फोटो 2022 को। तो हिसाब ये है कि स्पेक्ट्रम जो आउटपुट निकल रहा है, वो निकल रहा है सन से एनर्जी निकल रही है, वो प्लैनेट पे हिट कर रहा है, प्लैनेट से रिफ्लेक्ट कर रहा है, लेकिन वो रिफ्लेक्ट करके ऐसा थोड़ी निकल जाए, उसमें एटमॉस्फेयर है, बहुत डाइल्यूटेड है लेकिन है। तो वो एटमॉस्फेयर से जब निकलता है तो उसके साथ इंटरैक्शन करता है। तो जो आउटपुट है, एनर्जी आउटपुट, उसमें डिप्स आते हैं। अब ये डिप जो आता है, ये डिप आता है कि क्या-क्या एलिमेंट प्रेज़ेंट है, जैसे कि कार्बन मोनोऑक्साइड प्रेज़ेंट है, उसका डिप थोड़ा-सा आएगा। कार्बन डाइऑक्साइड प्रेज़ेंट है, उसका अलग से डिप आएगा। कार्बन डाइऑक्साइड का ये मतलब अलग-अलग वेवलेंथ पे अलग-अलग रिएक्शंस होते हैं। वाटर का, वाटर वेपर का अलग से डिप आएगा। तो मतलब ये सब ही स्टडी करके, जैसे अगर आप सोचें कि जेम्स वेब प्लैनेट का स्पेक्ट्रा स्टडी करता है, वो ऐसा ही दिखेगा, फोटोज़ नहीं होते हैं, वो बस एक ग्राफ डेटा होता है। अब रहा बात बोले कि इससे क्या समझ सकते हैं? अगर आपके पास स्टार का डेटा है, जैसे कि हमारे पास है कि सूरज का कैसा स्पेक्ट्रा होना चाहिए, सूरज का स्पेक्ट्रा और इसका स्पेक्ट्रा, मतलब जो प्लैनेट से निकल रहा है उसका स्पेक्ट्रा को ओवरलैप करेंगे, तो दिखेगा भैया यहाँ गड्ढा है, यहाँ गड्ढा है, यहाँ गड्ढा है, यहाँ गड्ढा है। और ये सब गड्ढा को एनालाइज़ करके आप निकाल सकते हो कि भैया उसका एटमॉस्फेयर में क्या-क्या है। इसलिए ये इंपॉर्टेंट, मतलब एक और समझिए कैलिब्रेशन डेटा, क्योंकि ऐसा नहीं है कि मार्स का डेटा हमारे पास नहीं है। इट्स जस्ट लाइक कैलिब्रेशन है कि आप बोल रहे हो टेलीस्कोप कैसा देगा, क्योंकि हर टेलीस्कोप का थोड़ा सा ऑफसेट तो होता ही है कि मतलब उसका फिजिक्स है, स्लॉपी हो जाता है, मतलब उतना हाई रेजोल्यूशन पे आप जाएंगे तो सब चीज़ स्लॉपी हो जाता है। तो इसीलिए आपको कैलिब्रेट करते रहना होता है बीच-बीच में। तो समझिए ये हमारे लिए कैलिब्रेशन डेटा बहुत अच्छा यूज़फुल होगा। और दूसरा जो मैंने बताया, लो रेज़ोल्यूशन सिस्टम में आप देखेंगे तो इसमें ये प्लैनेट जो है गर्मी अब्ज़ॉर्ब करता है सन का, वो रिफ्लेक्ट करता है। तो ऐसा एक कभी भी नहीं होगा कि उसका क्रस्ट एकदम एकदम मशीन्ड है। क्रस्ट मशीन है नहीं, नेचुरल प्रोसेस से बना है, तो उसमें अनइवननेस है। तो इसीलिए हीट आउटपुट जो है अनइवन हो रहा है। तो हीट आउटपुट को देख के आप प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि वहाँ का एटमॉस्फेयर कैसा है, वहाँ पे जो रोवर्स हैं उसको क्या टेम्परेचर मिलने वाला है। मतलब समझिए हम लोग दूर से ही उसका वेदर स्टडी कर ले रहे हैं कि क्या होने वाला है। जैसे वो गड्ढा है, वो क्यों गर्म है? पता चला वहाँ एटमॉस्फेयर गड्ढा है, तो वहाँ एटमॉस्फेयर ज़्यादा है, क्योंकि वो ग्रेविटी का वेल बन गया है। मतलब समझिए एक तरह से हवा गड्ढे में फँस गया है, तो उससे थर्मल आउटपुट जो है वो थोड़ा-सा कम है। तो ये बोल रहे बहुत सारा सटल-सटल डिटेल क्लियर हो जाता है दोनों में से। मतलब कि हम लोग समझिए लोकल ज्योग्राफी, यानी कि हाइगन्स बेसिन जो है, हाइगन्स क्रेटर जो है और हेलास बेसिन जो है, वो सबका इफ़ेक्ट क्या होता है लोकल वेदर पे, वो हम लोग दूर से टेलीस्कोप से पकड़ ले रहे हैं कि भैया क्या हो रहा है। तो ये हुआ मार्स में हम लोग क्या स्टडी किया है रिसेंटली। अब बात करते हैं, यहाँ पे थोड़ा-सा ग्लिच आ गया है, टेक्निकल इश्यू आ गया है। तो ये हो गया 24 अगस्त को आया कि मिड इंफ्रारेड इंस्ट्रूमेंट जो है, यानी मिरी जो इंस्ट्रूमेंट है, उस इंस्ट्रूमेंट के अंदर बहुत सारे मोड्स हैं कि वो ऐसे करके स्टडी करते, बोल रहे हैं जो डेटा आ रहा है उसको कलर फ़िल्टर से ले जाता है। कलर फ़िल्टर के बाद ऐसा नहीं होता कि काम खत्म, उसके बाद और कई सारे फ़िल्टर्स हैं। तो उसमें से आया कि वो किस मोड पे ऑपरेट करता है, उसको अलग-अलग नाम दिया गया है। तो एक मोड है मीडियम रिज़ॉल्यूशन स्पेक्ट्रोग्राफी, एमआरएस। ये समझ लिए मिरर के अंदर एक ऑप्शनल मोड है, जैसे होता है ना डीएसएलआर में एपर्चर मोड हो गया, शटर प्रायोरिटी हो गया, वैसे समझ लीजिए यहाँ एक फ़िल्टर प्रायोरिटी है जिसका नाम है मीडियम रिज़ॉल्यूशन स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो ये एरर दे रहा है और बात है कि ये जो घूमना चाहिए, ये बोल रहा है भैया हम नहीं घूमेंगे। मतलब ज़रूरत से ज़्यादा करंट ड्रॉ कर रहा है या मतलब ट्रिगर कर रहा है अलर्ट। तो हिसाब ये आया कि इसमें कुछ ज़्यादा फ्रिक्शन हो गया। ऐसा क्यों हुआ? पता नहीं किसी को। नासा इस पे अभी देख रहा है। जिस टाइम आप वीडियो अपलोड हुआ होगा, तो शायद चांसेस है कि ये सॉल्व हो गया हो या पता चल गया होगा कि क्या बिगड़ा है, लेकिन जिस टाइम मैं बना रहा हूँ उस टाइम नहीं निकला है। और हिसाब ये समझिए कि क्या होगा अगर ये काम नहीं करता है, कोई बड़ी बात नहीं। इससे बताएं कि ये मेरी इंस्ट्रूमेंट का एक मोड है, उसके अंदर बहुत सारे मोड हैं और सब बल्ले-बल्ले हैं। तो एक मोड अगर नीचे भी चल जाए, ज़्यादा दिक्कत नहीं होने वाला। हाँ, ये ज़रूर बात है कि क्यों बिगड़ा? एक हो सकता है रैंडम फॉल्ट कि जस्ट सर कुछ बिगड़ गया। एक होता है कि नहीं सिस्टमैटिक फॉल्ट है, यानी कि जो फ़ॉल्ट आज इस फ़िल्टर व्हील को स्वाहा कर रहा है, कल को वो दूसरा फ़िल्टर व्हील को स्वाहा कर देगा, तब गड़बड़ हो जाए, तब बहुत सीरियस बात हो गई कि भैया यानी ये कैस्केडिंग फ़ेलियर होने वाला है, ये बिगड़ेगा, उसके बाद दूसरा बिगड़ेगा, तो क्या दिक्कत है? इसीलिए इसको पूरा सीरियसली लेके एनालाइज़ किया जा रहा है। थैंकफुली जेम्स डब्ल्यू
को कोई एरर नहीं आया है, यानी कि जेम्स वेब टेलीस्कोप का जो मेन कंप्यूटर है वो पूरी तरह से एनालाइज किया, बोला भैया फॉल्ट दे दिया, सेफ मोड में नहीं गया। सेफ मोड में नहीं जाने का कारण सिस्टम पूरी तरह से काम कर रहा है, यानी कि सब काम कर रहा है, बस इसको बोल दिया कि भैया तुम थोड़ा घूमने से रुको, हम लोग देखते हैं, सोचते हैं, समझते हैं, स्टडी करते हैं, एनालाइज करते हैं, तब तक बाकी सारे इंस्ट्रूमेंट जो चल रहे हैं उसको यूज करो, ये कर रहे हैं। तो देखिए उम्मीद की जा रही है, ये मतलब यही इंस्ट्रूमेंट जो देख रहे हैं ये बॉक्स के अंदर है, साइज आदमी के कंपेयर में देख लीजिए। तो वही समझ लीजिए कि वो लोग अब उसको बैठ के स्टडी करेंगे कि क्या हुआ, हो सकता है, मतलब गेस ही करेंगे ना, ऑब्वियसली वहाँ जाके नहीं दे सकते, गेस करेंगे, कमांड अलग अलग देंगे चेक करने के लिए, और उसके बाद अगर मान लीजिए ये हो जाता है कि नहीं भैया ये गया, कोई बड़ी बात नहीं है, जेम्स वेब का इतने इंस्ट्रूमेंट्स हैं कि काम चल जाएगा। हाँ, लेकिन ये ज़रूर सीरियस बात हो जाएगी कि भाई पहली बात आप मतलब कि क्यों बिगड़ा, फिर इस पर इन्वेस्टिगेशन बैठाया जाएगा कि क्या प्रोडक्ट जो आया था वही डिफेक्टिव था, कि ये एक होता है ना फ्लूक इवेंट था, तो टेक्निकल इशू हो गया, कोई बड़ी बात नहीं है लेकिन हो गया। अब बात करते हैं फेक न्यूज़, जो जिसके चलते मैं जानबूझ के वीडियो लेट से कर रहा हूँ। हिसाब ये है कि मैं उम्मीद करता था कि मेरी ऑडियंस जो है काफ़ी वाइज़ होगी। लेकिन बात है कि इतना ज़्यादा लोग इसके पीछे पड़ गए कि मतलब मैं हैरान हो गया। जैसे कि सबसे न्यूज़ आप देखे होंगे, जेम्स डब्ल्यू को डिसप्रूव बिग बैंग, मतलब बिग बैंग को डिसप्रूव कर देता है। आई एम लाइक कैसे? कैसे लोग पड़ जाते हैं इस चीज़ के पीछे? हाइप के पीछे बार-बार कैसे पड़ जाते हैं? बार-बार फेक की न्यूज़ के पीछे कैसे पड़ जाते हैं? तो यहाँ पे मुझे समझ में आया कि साइंस की कोई बात ही नहीं है। इसका साइंस से कोई लेना-देना नहीं है। बात है लोगों को साइंस की समझ नहीं है। और साइंस का नहीं होगा कि साइंस क्या हो रहा है। ऑब्वियसली अगर आप कॉस्मोलॉजिस्ट नहीं हो तो वो ऑब्वियसली आप नहीं जानोगे। लेकिन एक होता है ना, साइंस का समझ क्या है? साइंस का फुटप्रिंट क्या है? वो नहीं समझ होता है, इसीलिए लोग बार-बार अंदर से मान भी मतलब तुरंत इनका दिमाग में रेड अलर्ट नहीं आता है कि नहीं सर जी वो नहीं हो सकता। मतलब जैसे आपको कोई बोल दे ना कि अरे जैसे आप कलकत्ता हो, कलकत्ता के बगल में दिल्ली है। आप बोलेंगे नहीं सर जी, बगल में तो नहीं है सर, कलकत्ता और दिल्ली के बीच में दूरी है सर, बहुत दूरी है, अच्छा खासा दूरी है, बगल में नहीं है। तो मतलब आप समझ तुरंत आपके दिमाग में फिर नहीं सर जी बगल में नहीं है, दूर है, अच्छा खासा दूर है। तो वैसे ही समझिए लोगों को ये नहीं समझ में आता कि साइंस में अगर कोई चीज़ वेरीफाई कर दिया गया है ढंग से, एक्सपेरिमेंटल डेटा के साथ, मतलब समझिए प्रिडिक्शन के साथ और हाई इनफ एक्यूरेसी के साथ, तो वो कभी गलत नहीं साबित होता है। ये समझना बेहद ज़रूरी है। ये ऐसा नहीं कि हम लोग कहते हैं कि ये भगवान गुस्सा हो गए तो बादल गरजना, वैसा नहीं है, साइंटिफिक स्टडीज़ हैं। हाँ, ये ज़रूर हो सकता है कि आपने जो पहले समझा था, उससे और बेहतर समझ में आ जाए, लेकिन पिछला वाला गलत नहीं होगा। साइंस इसीलिए साइंस अपने आप से इतना आगे बढ़ता चला जाता है। आप सोचिए ना, इंसानियत 10,000 साल से है, रिकॉर्डेड हिस्ट्री भी लगभग 5,000 साल पहले तक चला जाता है, तो इंसानियत का ग्रोथ पिछले 500 साल में इतना तेज़ी से क्यों हुआ? क्योंकि हम लोग साइंस के पीछे आए। और साइंस में क्या बात है कि साइंस कभी गलत नहीं साबित होता है, बस और रिफाइंड होता चला जाता है। साइंस कभी गलत साबित नहीं होता, जो भी वेरीफाइड है, ये बात एकदम क्लियर है, वेरीफाइड है। एग्ज़ाम्पल के लिए न्यूटन के पीछे सब लोग पढ़ते हैं कि न्यूटन ने दिया था इक्वेशन, ठीक है? ये इक्वेशन काम करता था, लोग इस्तेमाल करें, आप चाँद तक जा सकते हैं उस इक्वेशन का इस्तेमाल करके, और हम लोग करते हैं। लेकिन फिर आइंस्टाइन ने और बेटर इक्वेशन दिया, तो क्या ये न्यूटन गलत हो गया? नहीं, न्यूटन को आप समझिए 2 मेगापिक्सल का कैमरा इन्होंने दिया, आइंस्टाइन ने 20 मेगापिक्सल का दिया। कल को कोई और आएगा, वो आइंस्टाइन से ऊपर चला जाएगा, तो आइंस्टाइन गलत नहीं हो जाएगा, वो बस कहेगा भैया हमने 20 मेगापिक्सल तक लगाया था, तुम 200 मेगापिक्सल तक लो। ये समझना बेहद ज़रूरी है। जैसे कि आइंस्टाइन का रिलेटिविस्टिक मैथमेटिक्स आप लगाते हैं, तो ये मैथमेटिक्स बोलता है कि हाई ग्रेविटी और हाई वेलोसिटी में अगर आप कैलकुलेशंस कर रहे हैं, तो ये इक्वेशन आपका अच्छा काम नहीं करेगा। रिलेटिविस्टिक स्पीड पे बात कर रहे हैं तब। तो क्या न्यूटन का इक्वेशन गलत है? नहीं, न्यूटन के इक्वेशन में बस आपको एक वेरिएबल लगाना है कि भैया जनरल रिलेटिविटी के अंदर ही रहो। मतलब कि आप चिल हो, नॉर्मल स्पीड, यानी कि लाइट स्पीड पे आप बात नहीं कर रहे हो, तो इनका इक्वेशन आराम से काम करेगा। तभी तो बोले आप इनका इक्वेशन से आप सैटेलाइट का ट्रैजेक्टोरी बना सकते, सैटेलाइट लॉन्च कर सकते, सैटेलाइट जाएगा, सक्सेसफुली काम करेगा। तभी तो इनको इतनी वैल्यू दी जाती है। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है, साइंस कभी गलत साबित नहीं होता। खास तौर पे जो प्रेडिक्ट कर चुका है, आपका रेज़ोल्यूशन बढ़ता जाएगा। मतलब कि पहला इनका प्रेडिक्शन मान लीजिए कि 5% प्लस माइनस होता था। इनका प्रेडिक्शन हो गया कि 0.25% तक प्रेडिक्शन एक्यूरेट हो गया, कि मतलब एकदम 1% के अंदर हो जाएगा। कल को कोई और आएगा, बोलेगा भैया हम 10,000 साल आगे का प्रेडिक्शन करेंगे, वो भी एकदम एक्यूरेट होगा। अब कितना एक्यूरेट इंसानियत आज हो चुका है, हम लोग समझिए कि वॉयेजर प्रोब्स जो है जुपिटर से एनर्जी निकाल के उसको एक्सेलरेट किया, तो बात है जुपिटर तो एनर्जी लूज़ किया, तो कितना लूज़ किया होगा? अब सोचो जुपिटर है महाराज, जुपिटर है, कितना लूज़ किया होगा? बात है कि वो अगर कितना 1 मिलियन ईयर्स तक अगर चलता रहा, जो चल रहा है, वो 1 फुट पीछे हो जाएगा। अगर मतलब हम लोग का वॉयेजर अगर नहीं जाता, तो वो 1 फुट आगे होता। इतना प्रिसाइज़ मैथमेटिक्स हो चुका है। तो इसीलिए ये समझना बेहद ज़रूरी है कि साइंस कभी गलत साबित नहीं होता। जैसे कि वाटर की जो अंडरस्टैंडिंग है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है, कल को कोई आके नहीं बोलेगा कि वो हाँ, भले क्वांटम लेवल में उतर के बोल सकता है कि ये एक्चुअली इसलिए हो रहा है। समझ रहे? गहराई बढ़ाई जा सकती है, डिस्प्रूफ नहीं किया जा सकता। ये बस क्लिकबेट के पीछे जो लोग पढ़ रहे हैं, वो सीधा-सीधा दिखा रहे हैं कि अंडरस्टैंडिंग नहीं, कि जो भी चीज़ वेरिफाइड हो गया वो गलत नहीं साबित होगा। कि अगर आपने हबल से कुछ देख लिया है और जेम्स डब्ल्यू वेब से कुछ देख रहे हैं, तो हबल गलत नहीं हो जाएगा। हाँ, बस ये लो रिज़ॉल्यूशन है। जैसे कि
मैंने अभी आपको नेपच्यून वाले में दिखाया ना, वो नीला डॉट दिखा रहा है, तो ये दिखा देगा ना कि हाँ, वहाँ पे डॉट है। ये थोड़े बोलेगा कि अरे वहाँ तो कुछ है ही नहीं। ऐसा नहीं होगा सर, कम ऑन, कम ऑन। तो बात वही है कि साइंस कभी डिस्प्रूव नहीं होता है, इसीलिए साइंस पिछले 500 साल में इतना स्पीड से आगे चलता गया, क्योंकि हर साइंटिस्ट, हर रिसर्चर जो मेहनत कर रहा है, वो बस इस पे ऐड करते जा रहा है। समझ लीजिए बिल्डिंग है और इसके ऊपर हम लोग बढ़ाते चले जा रहे हैं, 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 बढ़ाते चले जा रहे हैं। ये समझना बेहद ज़रूरी है, गलत नहीं प्रूव होता है ये कभी, कि मतलब अगर एक्शन इक्वल्स टू रिएक्शन, मतलब एक्शन इक्वल्स रिएक्शन। हाँ, भले आप और गहराई में बता सकते हो, कल को बता सकते हो कि एक्चुअली ना पूरे वर्ल्ड में जो क्वांटम एंटेंगलमेंट्स हैं, क्वांटम वाइब्रेशंस हैं, उसके चलते हो रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो क्या एक्शन इक्वल टू रिएक्शन होना बंद हो जाएगा? नहीं, बस आपकी रिजोल्यूशन बढ़ गई, आप और गहराई में उतर गए। जैसे बचपन में सब लोग को सिखाया जाता है कि भैया एसी से हम लोग बिजली ट्रांसफर करते हैं, बड़े होते तो बताया जाता है कि भैया एक्चुअली डीसी से भी कर सकते हैं, लेकिन महंगा पड़ता है और डीसी ही ज़्यादा बेटर रहता है। अगर जैसे एग्जाम्पल के केस में इंडिया में 1700 किलोमीटर का जो लिंक है, आगरा ईस्ट लिंक जो है वो डीसी है। आपका बाकी जो है 1200 किलोमीटर का है, वो भी डीसी है, क्योंकि उतना दूरी एसी नहीं जाता है। अब वो बच्चे को नहीं बताया जाएगा, क्योंकि वो कंफ्यूज हो जाएगा। तो बड़े हो जाएंगे, जब आप 11-12 में आएंगे तो आप पढ़ेंगे कि हाँ स्किन इफेक्ट होता है, हाँ कैपेसिटेंस लॉस होता है। तब जाके आप समझेंगे जैसे चाइना को 3 गॉर्जस टाइम का बिजली, मतलब शंघाई वाले टाइप एरिया तक में लाना था, जो कि 3000 किलोमीटर है, वो अगर एसी से भेजते बिजली आता ही नहीं, उनको डीसी से ही लाना था। तो वही समझ रहे ना कि साइंस कभी डिस्प्रूव नहीं करता। तो इसका ये मतलब नहीं हो गया कि ओ निकोला टेस्ला गलत हो गया। नहीं जी, उन्होंने बम बम काम किया, उन्होंने अति बम बम मोटर बनाया, सर्वोत्तम ट्रांसफार्मर बनाया, उससे बढ़िया और तो कुछ है ही नहीं। बस समझ रहे कि कभी भी डिस्प्रूव नहीं हो जाएगा कोई चीज़, बस आप उसके ऊपर ऐड करते जाएंगे। तो यही समझना है कि हमारा जितना भी टूल बेहतर होता है, कभी डिस्प्रूव नहीं करने वाला कोई चीज़ को, बस और गहराई में उतार देगा। और ये चीज़ अपने दिमाग में डालिए। इसीलिए जब भी आप अगर अच्छे से समझ लेते कि भैया ये साइंस का प्रूवन चीज़ है, मतलब इसको कोई भी बोलते हैं आपके सामने कि नहीं भैया ये गलत हो सकता है, आपको बस ठीक ठीक कर देना है। आपको लड़ना भी नहीं है, आपको लोड लेना ही नहीं है, आपको बस लाइक हम खुश हैं सर, हम भले, हम भले, हम भले। तो इसीलिए मैं थोड़ा मतलब इरिटेट हो गया था, यार इतनी ज़्यादा लोग कैसे पड़ गए इसके पीछे। मतलब वो भी एक रिसर्चर ने बोला कि वो जो अर्ली गैलेक्सी का जो हमारा मॉडल था, वो उतना एक्यूरेट नहीं था। ऑब्वियसली क्योंकि इसका आउटपुट से निकाल रहे थे, तो लुच-पुच था। ये जाके और टाइट किया। कल को इससे भी बेटर इक्विपमेंट बनाएँगे तो वो और टाइट होता जाएगा। वो फिज़िक्स है भाई, वैसे ही काम चलता है, वैसे ही साइंस ग्रोथ करता है। और उसने बोला कि वी हैव टू रीथिंक आवर मॉडल्स, इट्स लाइक बिग बैंग। इट्स लाइक नहीं सर जी, वो बस कि अर्ली गैलेक्सी का जो एक्यूरेसी था हम लोग का, वो समझिए 5% था। इसने बोला नहीं सर जी, आप थोड़ा और टाइट कर दो, 0.5% तक टाइट कर दो। वो समझ रहे, वो हो रहा है ना कि ओ बिग बैंग डिस्प्रूव्ड। दैट वाज सो स्टूपिड। तो ये था मेरा प्रेजेंटेशन जेम्स वेब टेलीस्कोप का जो अपडेट हो रहा है। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा, कुछ सीखने मिला, कुछ समझ में आया। अगर ऐसा है लाइक कर दे, दोस्तों शेयर कर दें, उससे मेरा काफ़ी भला होगा। नहीं अच्छा लगा, नहीं पसंद आया, कोई बात नहीं, आप डिसलाइक दबा सकते हैं। मैं कहूँगा डिसलाइक 2 बार दबाएँ, उससे मुझे पता चलेगा कितना नापसंद हुआ है। मैं आपसे कहूँगा कमेंट लिखें, मैं हर कमेंट को पढ़ने की कोशिश करता हूँ। आपसे कहूँगा सब्सक्राइब कीजिए, बेल दबाइए अगर आप फ्री हैं तो। आपने अगर वीडियो देखा, जान के मुझे बहुत खुशी हुई। धन्यवाद।